everyone, this is Anjali Tiwari welcoming you all to Angels English Learning। और आज हम कवर करने जा रहे हैं हमारी Beehive बुक का सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक। ये जो चैप्टर है इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज एवलिन ग्लीनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, जिसे डेबोरा काउली ने लिखा है। एंड द सेकंड पार्ट इज द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। तो हम आज इस चैप्टर में दो ऐसी पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा नाम कमाया है, जो अपने आप में ही जिन्होंने म्यूज़िक को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। तो ये जो पर्सनालिटीज़ हैं ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करने वाली हैं और ये लेसन को पढ़ के हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हम फर्स्ट पार्ट को कवर करेंगे एंड सेकेंड पार्ट को हम नेक्स्ट लेसन में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस लेसन के बारे में। जैसा कि यहाँ पर हेडिंग कह रही है एवलिन ग्लीनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कोई म्यूजिक को, कोई साउंड को बिना सुने कैसे सुन सकता है। जी हाँ, यहीं से जो है स्टोरी स्टार्ट होती है, क्योंकि ये जो एवलिन ग्लीनी है ये एक बहुत बड़ी परक्यूशनिस्ट हैं जिनका इंटरव्यू लिया है डेबोरा काउली ने, जो कि इसकी ऑथर हैं। बेसिकली ये बहुत ग्रेट पर्सनैलिटीज़ के इंटरव्यू लेती थी और उन्होंने एवलिन ग्लीनी का, जो कि एक परक्यूशनिस्ट हैं जिन्होंने म्यूज़िक को एक अलग ही लेवल पर पहुंचाया है। परक्यूशनिस्ट उसको कहते हैं जो अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करता है। बट यहाँ पर एवलिन ग्लीनी एक स्पेशल चाइल्ड है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे ये अपनी सुनने की क्षमता खो रही थी और फिर भी ये उस लेवल तक पहुंचती हैं कि ये लोगों के लिए एक मोटिवेशन साबित होती हैं। और आज हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। इट मीन्स इन्होंने कुछ तो स्पेशल किया होगा, ये कुछ तो स्पेशल लोगों में से रही होंगी। क्या होता है, जैसा कि ये हेडिंग कह रही है, शी कैन लिसन म्यूजिक विदाउट हियरिंग इट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कोई म्यूजिक को बिना सुने कैसे सुन सकता है। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि ये जो एवलिन ग्लीनी है ये धीरे धीरे बचपन से ये डेफ नहीं थी, लेकिन इनकी धीरे धीरे सुनने की जो कैपेसिटी थी ये खोती जा रही थी। जब ये 8 साल की होती हैं तब से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है और एक दिन ऐसा आता है जब ये प्रोफाउंडली डेफ हो जाती हैं। ये पूरी तरह से अपनी सुनने की क्षमता खो देती हैं, लेकिन ये गिव अप नहीं करती हैं, ये हार नहीं मानती हैं और ये इस लेवल तक पहुंचती हैं कि आज हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। क्या होता है हमारे साथ, हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, हर्डल्स आती हैं, परेशानियां आती हैं। वो नॉर्मल लोगों से हमें अलग बनाती हैं। हमें क्या करना होता है, हमें उन परेशानियों को फेस करना होता है, हमें गिव अप नहीं करना होता है और हमें अपने आप को प्रूव करना होता है दैट आई कैन। जो कुछ भी मैंने सोचा है मैं उसको करके दिखाऊंगा। ये परेशानियां मुझे पीछे नहीं हटा सकती हैं, मुझे रोक नहीं सकती हैं मेरे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। और ऐसा ही जो सेल्फ डिटर्मिनेशन था, ऐसा ही फर्म डिटर्मिनेशन जो है वो एवलिन ग्लीनी के अंदर था। उनको म्यूजिक से बहुत ज़्यादा प्यार था, वो म्यूजिक को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और जब उनकी धीरे धीरे सुनने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है तब भी वो अपने इस ड्रीम को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देती हैं। पूरी मेहनत से जो कुछ भी वो पाना चाहती हैं उसको पाने के लिए आगे बढ़ती हैं। वो ये नहीं नॉर्मल लोगों की तरह मानती हैं कि नहीं यार मैं सुन नहीं सकती हूँ, तो अब तो मुझे नॉर्मली जैसे कि डेफ लोग होते हैं उनके स्कूल में जाके पढ़ना पड़ेगा और उनके जैसी ही लाइफ बितानी पड़ेगी। लेकिन इन्होंने ये सब नहीं माना, इन्होंने अपने लिए वो रास्ता चुना जो दूसरों से अलग था और जो कुछ भी इन्होंने सोचा था उसको इन्होंने करके दिखाया। तो आज हम इनके बारे में इस लेसन में पढ़ने वाले हैं और डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है कि हमें भी हमारी लाइफ में जो भी परेशानियां आती हैं वो हमें चेक करने के लिए होती हैं कि हम क्या कर सकते हैं। जो हमारी इनर स्ट्रेंथ है उसको बाहर निकालने के लिए होती हैं। और अगर हम इन परेशानियों से डर के, परेशान होकर के गिव अप कर देंगे, पीछे हट जाएंगे, हार मान लेंगे, तो कभी भी हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते हम जहां पहुंचना चाहते हैं। तो इस लेसन को पढ़ने के बाद हमें भी यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी परेशानियों से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो कुछ भी हमने सोचा है हमें उसे करके दिखाना चाहिए। क्या होता है, ये जो एवलिन ग्लीनी हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले, ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर हैं गाइस। जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे ना तो आप ये सोचेंगे कि जब एक फिजिकली हैंडिकैप्ड पर्सन या फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन अपनी ड्रीम्स को पूरा कर लेता है
और वो एकदम ब्राइट स्टार की तरह शाइन करता है कि आज हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमें भी कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या होता है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये जो एवलिन ग्लीनी होती हैं, ये बॉर्न डेफ नहीं होती है, बचपन से इनको सुनने की प्रॉब्लम नहीं होती है, धीरे धीरे इनकी सुनने की जो एबिलिटी है वो ख़त्म होती है। तो जब ये 8 साल की होती हैं, इनकी मदर इनसे पियानो प्ले करने के लिए कहती है और ये कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है, तो इनकी मदर सोचती है कि कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं क्यों ये रिस्पॉन्स नहीं कर रही। बट क्या होता है, जब हमें चीज़ों को किसी से छिपाना होता है या हमें लगता नहीं है कि ऐसा कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम चीज़ों को छिपा लेते हैं। तो वही ये भी करती हैं, ये जब तक 11 इयर्स की नहीं हुई तब तक ये इस प्रॉब्लम को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ छिपाती रहती हैं। और जब ये 11 साल की हो जाती हैं तो इनके जो टीचर्स हैं वो इनके पेरेंट्स को बुलाते हैं और कहते हैं कि इसके मार्क्स में बहुत ज़्यादा डिटोरिएशन हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है, आप लेकर के जाइए और इसको किसी स्पेशलिस्ट के पास दिखाइए। तो इनके पेरेंट्स उनको स्पेशलिस्ट के पास लेकर के जाते हैं और वहाँ जा कर के इनको पता चलता है कि इनकी जो सुनने की एबिलिटी है, जो अब इनकी जो हियरिंग नर्व्स हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं और अब इनकी सुनने की जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब जब इनको ये पता चलता है तो इनको ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि अब इनको डॉक्टर ने बोला था कि इनको किसी हियरिंग एड की ज़रूरत है, मतलब सुनने वाला एक डिवाइस लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से, ऐसी मशीन होगी जिसकी वजह से ये सुन पाएंगी। तो इनको लगता है कंप्लीट ब्लैकआउट हो गया इनकी लाइफ में, अब सब खत्म हो गया। लेकिन वो सुनने के बाद भी इन्होंने गिव अप नहीं किया गाइज, और ये आगे बढ़ने के बारे में सोचती रही। इनका जो म्यूज़िक के लिए पैशन था, इनका जो लव फॉर म्यूज़िक था, उसको इन्होंने नहीं छोड़ा। और ये क्या करती रही, नॉर्मली जो डेफ लोग होते हैं वहाँ जाकर के वैसी लाइफ ये नहीं बिताना चाहती थी, तो इन्होंने अपने म्यूज़िक के लव को कंटिन्यू किया। हाँ, इन्हें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और धीरे धीरे क्या होता है, इनको म्यूज़िक स्कूल में एडमिशन मिल गया। अब जब इनको म्यूज़िक स्कूल में एडमिशन मिल गया तो ये नॉर्मल चाइल्ड नहीं थी, इसलिए इनको सीखने में मेहनत करनी पड़ रही थी। वहाँ पे जो टीचर्स थे वो इनको कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, वो इनको डीमोटिवेट करते थे कि तुम सुन नहीं सकती हो, तुम कैसे म्यूज़िक सीखोगी। बट इनको एक ऐसे परक्यूशनिस्ट मिलते हैं जो इनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को देख लेते। क्या होता है ना, कभी कभी कोई ऐसा इंसान हमारी लाइफ में मिल जाता है हमें, जो हमारे हिडन टैलेंट्स को बाहर निकाल लेता है। तो इनको एक रॉन फॉब्स नाम के एक परक्यूशनिस्ट मिले वहाँ पर म्यूजिक स्कूल में, जिन्होंने देखा कि इनके अंदर कुछ तो सीखने की और कुछ कर दिखाने की एबिलिटी है। और उन्होंने इनके साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ड्रम सेट किए डिफरेंट डिफरेंट नोट्स पे, और उन दोनों ड्रम्स को उन्होंने बजाया। जब उन्होंने बजाया तो उन्होंने एवलिन ग्लीनी से कहा कि इनको सुनने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम नहीं सुन पा रही हो, तुम इन्हें फील करने की कोशिश करो अपनी बॉडी के किसी और पार्ट में। इस जो ये साउंड यहाँ से निकल के आ रहा है उसको फील करो। और उन्होंने जब ये बताया तो एवलिन ग्लीनी ने वैसा ही किया। अपने जो लोअर पार्ट्स हैं बॉडी के, वहाँ पर इन्होंने एक ड्रम को फील करने की कोशिश की और दूसरे वाले को अपनी बॉडी के अपर पार्ट्स में फील करने की कोशिश की। एक बार में ये नहीं पॉसिबल था क्योंकि ये नॉर्मल चाइल्ड नहीं थी, लेकिन धीरे 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 ये चीज़ जो है वो इन्होंने बहुत प्रैक्टिस की, बहुत सीखा, और अब ये म्यूज़िक को फील करने लगी थी। सुन नहीं सकती थी, लेकिन वो जो साउंड होता है, वो जो रिदम होती है, उसको ये अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में फील कर पा रही थी। वो कहते हैं ना कि अगर भगवान हमसे कुछ लेता है तो वो उसके बदले में कुछ और हमें दे देता है। तो वैसा ही कुछ एक स्पेशल तरह की जो फीलिंग है, फील करने की, सेंस करने की जो एबिलिटी है, वो इनको गॉड गिफ्ट, आप कह सकते हैं, इनको गॉड ने गिफ्ट की थी। तो वही ये कर रही थी, अब ये म्यूज़िक को फील करने लगी थी। और ये बहुत मेहनत करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, गिव अप नहीं करती हैं, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं थी, इसलिए इनको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत थी। और इनकी जो मेहनत है वो एकदम सही दिशा में जा रही थी। और ऐसे ही मेहनत करते करते ये आज इस मुकाम पर पहुंच जाती हैं कि हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब हम जानेंगे कि इनकी लाइफ में क्या हर्डल्स आते हैं, कैसे ये यहाँ तक पहुँची, और इन्होंने क्या फील किया, क्या प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस की, और ये सारी चीज़ें जो है हमें मैसेज देंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी इस लेसन का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर एवलिन ग्लीनी के बारे में कुछ मेंशन किया गया है। बिफोर यू रेड, चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये देखना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हाँ, ये सच है कि भगवान ने उनकी जो सुनने की क्षमता है उसको छीन लिया है,
लेकिन उन्होंने एवलिन ग्लिनी को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दे दी हैं। मतलब क्या होता है, कभी कभी भगवान हमसे अगर कोई एक चीज़ ले लेते हैं तो उसके बदले में वो हमें कुछ एक्स्ट्रा देते हैं। जो फिजिकली हैंडीकैप लोग होते हैं, जो उनके सेंसेस होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में। तो ऐसे ही यहाँ पर जो गॉड गिफ्ट है वो इनको भी मिला हुआ है, एवलिन ग्लिनी को। वॉट वी हेयर शी फील्स, जो चीज़ें हम सुनते थे उन चीज़ों को एवलिन ग्लिनी जो है वो फील कर पाती थी। नॉर्मली हम सुन के चीज़ों को समझने की कोशिश करते, बट वो फील करती थी for more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. हम में से कोई इतनी अच्छी तरह से म्यूजिक को फील नहीं कर सकता जितनी अच्छी तरह से वो फील कर सकती थी। That is why she expresses music so beautifully. और यही कारण था कि वो सुन के नहीं, महसूस करके म्यूजिक को समझने की कोशिश करती थी, और इसीलिए वो उसको और ज़्यादा ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाती थी, हमें अच्छे से समझा पाती थी, उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर पाती थी। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऐसे ही एक पर्सन के बारे में जिसने अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ फाइट किया, लड़ाई की, और अपनी लाइफ को एक सक्सेस स्टोरी में बदल दिया। उसने उन चीज़ों से हार नहीं मानी जो उसके साथ बुरा हुआ, जो भी हर्डल्स आए लाइफ में। तो इसी वजह से हम आज इनकी स्टोरी को पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. आप सबने देखा है, अगर आप रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर जाएं तो वहाँ का सीन कुछ ऐसा होता है कि वहाँ सब एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं। तो ऐसा ही कुछ नज़ारा होता है जहाँ से ये स्टोरी बिगिन होती है। जॉसल का मतलब होता है धक्का मुक्की, और क्राउड्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़। वहाँ का सीन बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भरा होता है, आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा। A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. एक दुबली पतली सी लड़की जो लगभग 17 साल की होगी, मगर वो उससे भी कम दिखाई दे रही थी, जो कि नर्वस थी, घबराई हुई थी, yet excited, और वो एक्साइटेड भी थी, ईगर भी थी, उत्सुक भी थी, as she felt the vibrations of the approaching train. और वो आने वाली ट्रेन की वाइब्रेशंस को, जो झटके लग रहे होते हैं, जो ज़मीन हिल रही होती है, उसको वो महसूस कर पा रही थी। हम सब जब रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं तो हमें वो चीज़ फील होती है कि ट्रेन आ रही है, इसलिए हमें हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बोलते हैं कि दूर खड़े हो और बहुत ज़्यादा रेलवे लाइन के आसपास मत खड़े हो। तो वो भी वाइब्रेशंस को फील कर पा रही थी अपने पैरों से। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. और ये उसका पहला दिन होता है रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, जो कि लंदन में है। वो वहाँ पर जा रही होती है। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा फेमस होता है, जिसका बहुत ज़्यादा नाम होता है। and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. और किसी भी टीनेजर के लिए ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, और उसको इस चीज़ से डर लग रहा था क्योंकि वो स्कॉटिश फार्म को, मतलब स्कॉटलैंड को बिलोंग करती थी, और अभी वो टीनेजर थी, काफ़ी कम एज की थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। क्या होता है ये एस्पायरिंग म्यूजिशियन, मतलब भावी म्यूजिशियन, आने वाली जो म्यूजिशियन है, ये भविष्य में म्यूजिशियन बनना चाह रही है, इसलिए यहाँ पर एस्पायरिंग म्यूजिशियन लिखा हुआ है। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल नहीं थी। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। वो पूरी तरह से, उनकी जो सुनने की कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, वो ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए वो कुछ भी सुन नहीं सकती थी। इसीलिए उनके लिए वहाँ पर रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में जाना एक बहुत बड़ा टास्क था, बहुत बड़ा चैलेंज था। एवलिन ग्लिनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लिनी का जो हियरिंग प्रॉब्लम था वो ग्रेजुअली हुआ, मतलब धीरे धीरे हुआ। ऐसा नहीं था कि ये बचपन से डेफ थी, ये बचपन से सुन सकती थी। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. इनकी मदर को याद आता है कि जब ये एवलिन 8 साल की रही होंगी तब ये अपने पियानो बजाने के टर्न का वेट कर रही होती हैं। They called her name and she didn't move. वो कहती हैं कि हमने उसको बुलाया बट उसने मूव नहीं किया। I suddenly realized she hadn't heard.
सेज इसाबेल ग्लीनी। इसाबेल ग्लीनी जो है वो इनकी मदर का नाम है। वो कहती हैं कि जब हमने इसे बुलाया और उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो हमें रियलाइज हुआ मे बी इसने शायद से सुना नहीं होगा। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. कुछ समय तक, कंसील का मतलब होता है छिपाना, कुछ समय तक एवलिन जो है कैसे भी करके इस बात को छिपाती रही अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर्स से कि वो सुन नहीं पा रही हैं या धीरे धीरे उनको कुछ सुनने में प्रॉब्लम हो रही है। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. जब ये 11 साल की हो गई, इनके मार्क्स में बहुत ज़्यादा डिटोरिएशन होने लगा, मतलब कमी आने लगी, इनका रिजल्ट खराब होने लगा, तो इनकी जो हेडमिस्ट्रेस हैं उन्होंने इनके पेरेंट्स को कॉल किया, उनको बुलाया और उनसे कहा कि ज़रूर एवलिन के साथ कुछ प्रॉब्लम है, आप इसको किसी स्पेशलिस्ट के पास लेके जाइए। स्पेशलिस्ट वो इंसान होता है जो किसी, मतलब वो डॉक्टर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में पता लगाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ऐसा जब इनके पेरेंट्स ने सुना तो वो लेकर के इनको स्पेशलिस्ट के पास गए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज द रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और जब ये स्पेशलिस्ट के पास गई, इनके पेरेंट्स उनको स्पेशलिस्ट के पास लेकर के गए, तो वहाँ जा कर के ये पता चला कि इनकी जो सुनने की प्रॉब्लम है वो इसलिए है क्योंकि इनको कोई नर्व डैमेज हुआ है। इनकी कोई नर्व जो है इनके ईयर की वो बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी। इम्पेयर्ड का मतलब ही होता है कमज़ोर होना, और यही रीज़न है कि ये सुन नहीं पा रही हैं। दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ। और वहाँ पर जो स्पेशलिस्ट थे उन्होंने इनके पेरेंट्स को एडवाइस किया कि इनको किसी हियरिंग एड की ज़रूरत है। मतलब एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको कान में लगाया जाता है, एक तरह की मशीन होती है और उससे इंसान को थोड़ा सा कुछ सुनाई देने लगता है जितनी देर वो उस मशीन को यूज़ करता है। और इनके पेरेंट्स से उन्होंने कहा कि इनको जो डेफ लोग के स्कूल होते हैं जहाँ पर वो बच्चे पढ़ते हैं जिनको सुनाई नहीं देता है, तो इनको वहाँ पर जाना पड़ेगा क्योंकि अब ये सुन नहीं सकती हैं तो ये नॉर्मल बच्चों के साथ में एडजस्ट नहीं कर पाएंगी। Everything suddenly looked black, says Evelyn. Evelyn कहती हैं वो टाइम मेरे लिए ऐसा था कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ में कंप्लीट ब्लैकआउट हो गया। अब मुझे लग रहा है कि सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। मतलब हमारी लाइफ में कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब हमारे साथ कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो जाता है जो हमने कभी इमेजिन नहीं किया, तो लगता है अब तो सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। और इंसान जो है, जो कमज़ोर होता है वो टूट जाता है, लेकिन जो जिसका पोटेंशियल अच्छा होता है, जिसको खुद पे भरोसा होता है, वो इंसान ऐसे बुरे फेस से भी अपने आप को निकाल लेता है अपने आप पे भरोसा रख के। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। मगर एवलिन उन लोगों में से नहीं थी जो हार मान जाएं। She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. और वो बिल्कुल दृढ़ थी। डिटरमाइन का मतलब ही होता है, ये डिटर्मिनेशन से बना है। वो बिल्कुल दृढ़ थी, उन्होंने ये ठान लिया था कि वो नॉर्मल लाइफ जिएंगी जैसे नॉर्मल लोग होते हैं जो सुन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सुन नहीं सकती हैं तो अब वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती हैं। वो अपनी इस प्रॉब्लम को अपनी कमजोरी नहीं बनाएंगी, लोगों की सिंपैथी लेकर के वो अपनी लाइफ नहीं जिएंगी। उन्होंने इस चीज का निश्चय कर लिया था। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और वो जो उनका इंटरेस्ट है म्यूजिक में वो उसको भी आगे कंटिन्यू करेंगी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. क्या होता है, एक दिन ये एक लड़की को देखती हैं कि वो जाइलोफोन बजा रही होती है। एक ऐसा कुछ डिवाइस होता है और उसको ऐसे ऐसे स्टिक्स से बजाया जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है। और ये भी डिसाइड करती हैं कि ये भी जाइलोफोन को बजाएंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। बहुत सारे टीचर्स थे, उन्होंने इनको डिमोटिवेट किया, इनको डिस्करेज किया कि तुम नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम सुन नहीं सकती हो। मगर इनके एक वहाँ पर परक्यूशनिस्ट थे। परक्यूशनिस्ट किसको कहते हैं? उस इंसान को जो बहुत सारे डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं, जिनका नाम था रॉन फोर्ब्स। उन्होंने इनके अंदर छिपी हुई पोटेंशियल को, मतलब जो इनर एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, उसको पहचान लिया। क्या होता है, कभी कभी हमारे अंदर कोई ऐसा टैलेंट होता है लेकिन किसी कमी की वजह से वो सामने नहीं आ पाता है।
तो अगर हमें सही इंसान मिल जाए जो हमें सही तरह से गाइड करे, और टीचर्स जो हैं वो बेस्ट गाइड होते हैं, तो अगर सही तरह से वो गाइड करे तो हम डेफिनेटली अपने एम को एक दिन ज़रूर पा लेते हैं। तो इनको भी ऐसे ही टीचर वहाँ पर मिल जाते हैं जो कि एक बहुत अच्छे परक्यूशनिस्ट थे। उन्होंने इनके अंदर की जो हिडन पोटेंशियल है उसको देख लिया। ही बिगिन बाय ट्यूनिंग 2 large drums to different notes। उन्होंने क्या किया, दो अलग अलग बड़े से ड्रम लिए और उनको अलग अलग नोट पर सेट किया। मतलब कुछ में धीमे आवाज आनी थी, कुछ में तेज आवाज आनी थी, तो ऐसा कुछ उन्होंने सेट किया। और उन्होंने कहा, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से। उन्होंने कहा, इसको अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो, कानों को इग्नोर करो, कानों से मत सुनो इसकी आवाज। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको सुनने की कोशिश करो किसी और तरह से। Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down। वो कहती है कि फिर मैंने उस आवाज को महसूस करने की कोशिश की, जो तेज आवाज थी, जो बड़ा वाला ड्रम था जिसकी आवाज तेज थी, उसको मैं अपनी कमर के ऊपर वाले हिस्से पे महसूस कर पा रही थी, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। और जो दूसरा वाला था उसको मैं अपनी कमर के नीचे के हिस्से पर महसूस कर रही थी। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body। उन्होंने, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये चीज एवलिन को समझ में आ गई है, उन्होंने सीख ली। काफी बार उन्होंने ये एक्सरसाइज को रिपीट किया, इसकी बहुत प्रैक्टिस की, और धीरे धीरे उसका रिजल्ट ये निकला कि एवलिन जो है डिफरेंट जो आवाज हैं, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले किया जाता है, उनको ये अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अब महसूस कर पा रही थी। वो कहती है, आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, कि मैंने सीख लिया था, अपने माइंड को ओपन कर लिया था। मैं अपने कानों से नहीं सुन पा रही थी ना, इसलिए मैंने अपने दिमाग को खोल लिया था, एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, और अपनी बॉडी को, मतलब अपनी बॉडी के अलग अलग हिस्सों को मैंने उन आवाजों को महसूस करने के लिए बिल्कुल तैयार कर लिया था। और अब मैं वाइब्रेशंस को, साउंड को अपने दिमाग से, अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में महसूस कर पा रही थी। The rest was sheer determination and hard work। और ये चीज़ें जब मेरे साथ हुई, जब मैंने अपने दिमाग को बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कर लिया, साउंड को, वाइब्रेशंस को मैं बॉडी से फील कर पा रही थी, आगे जो है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया है वो मेरे शेयर डिटर्मिनेशन ने। मेरे अंदर जो दृढ़ निश्चय था कि एक दिन मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊंगी, और मैं ये जो मेरी डेफ होने की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं लोगों की सिंपैथी नहीं गेन करूंगी, या मैं उनके जैसी लाइफ नहीं बिताऊंगी। और मैंने बहुत कठिन परिश्रम किया, मैं पीछे नहीं, मैंने मुड़ करके देखा। और उसके बाद क्या होता है, शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स। और उन्होंने उस दिन के बाद से कभी पीछे पलट के नहीं देखा, वो हमेशा मेहनत करती गई और आगे बढ़ती गई। शी toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she decided to make music her life। इन्होंने यूनाइटेड किंगडम को ट्रेवल किया एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। ऑर्केस्ट्रा किसको कहते हैं, ये बैंड ऑफ म्यूजिशियंस होता है जिसमें काफ़ी सारे म्यूजिशियंस होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं। और जब ये 16 साल की रही होंगी तब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये म्यूज़िक में ही अपना करियर बनाएंगी, क्योंकि इन्हें म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद था और ये किसी भी हालत में उसको छोड़ नहीं सकती थी। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy। इन्होंने ऑडिशन दिया रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में, और इन्होंने एक हिस्ट्री में अब तक किसी ने भी इतने अच्छे मार्क्स नहीं वहाँ पर पाए थे। बीइंग अ डेफ, इन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए वहाँ पर, जो नॉर्मल लोगों ने जैसे मार्क्स वहाँ पर अभी तक नहीं पाए थे। She gradually moved from orchestral work to solo performances। और फिर इन्होंने धीरे धीरे मूव कर लिया ऑर्केस्ट्रल वर्क से, मतलब ये पहले ग्रुप में परफॉर्म करती थी और अब ये सोलो परफॉर्मेंसेस देने लगी थी, अकेले ये परफॉर्म करने लगी थी। एंड द एंड ऑफ हर 3 years course, at the end of her 3 years course, she had captured most of the top awards। और वहाँ पर 3 साल का इनका कोर्स था। जब तक इनका कोर्स फिनिश हुआ, जब तक इन्होंने अपनी एकेडमिक्स कंप्लीट की, तब तक इन्होंने सब जो वहाँ के टॉप अवार्ड्स थे सब इन्होंने लगभग पा लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हर हीरोइक अचीवमेंट।
और इतना सब कुछ करने के बाद भी इवलिन जो है वो ऐसा कुछ नहीं मानती थी कि अपने आप पे प्राउड फील करती हूँ या फिर ये कहती हूँ कि नहीं मैंने कोई हीरोइक अचीवमेंट की है या फिर मैं बहुत स्पेशल हूँ, लोग मेरे बारे में बात करें, ऐसा कुछ ये नहीं कहती थी। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। और इन्होंने कहा कि अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे और अगर आप ये जानते हैं कि आपको कहाँ जाना है तो डेफिनेटली आप एक दिन वहां पहुंच सकते हैं। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप एंड द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and the hectic international schedule। और फिर इन्होंने ये कहा कि अगर आप सही दिशा में मेहनत करेंगे तो एक दिन निश्चित ही आप टॉप पर पहुंच जाएंगे। और ऐसे ही ये वर्ल्ड के जो मोस्ट मल्टी टैलेंटेड परक्यूशनिस्ट थे उनमें से एक बन चुकी थी और ये थाउजेंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर सकती थी। अब इनका जो शेड्यूल था, मतलब जो ये इतना ये बिजी रहती थी कि इंटरनेशनल शोज भी करने लगी थी, इसीलिए इनके पास बिल्कुल भी खाली टाइम नहीं होता था। तो आपने देखा एक डेफ होने के बावजूद भी उन्होंने अपने जो उनका म्यूजिक में इंटरेस्ट था उसको कंटिन्यू किया, उसको पूरे पैशन के साथ पूरा किया और आज वो इंटरनेशनल लेवल पर फेमस हो चुकी हैं। तो इससे हमें यही लेसन मिलता है कि हमें भी कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आगे क्या होता है चलिए देखते हैं। इट इज इंट्रिग्यूइंग टू वॉच इवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। मतलब ये जो है क्यूरोसिटी से, ईगरनेस से, उत्सुकता से भरा हुआ होता था इवलिन को किसी भी फंक्शन में परफॉर्म करना इतना स्मूथली, इतना एफर्टलेसली, बिकॉज वो नॉर्मल नहीं थी या वो सुन नहीं सकती थी। और वो इंसान जो सुन नहीं सकता है वो इतना स्मूथली कैसे किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर लेता है, कैसे परफॉर्म कर लेता है, तो वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ी क्यूरोसिटी थी, इसीलिए लोग उनको देखना बहुत ज्यादा पसंद करते थे। In our 2-hour discussion, she never missed a word। ये चीज जो है वो डेबोरा काउली कह रही हैं कि मैंने उनका 2 घंटे इंटरव्यू लिया, मैंने उनसे 2 घंटे बात की और उन्होंने मेरा एक एक वर्ड कैच किया। ऐसा नहीं था कि वो कोई वर्ड मिस कर रही थी या मेरी कोई बात समझ नहीं पा रही थी। Men with bushy beards give me trouble, she laughed। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि वो आदमी जिनकी बड़ी बड़ी सी दाढ़ी होती है, बियर्ड्स का मतलब होता है दाढ़ी, उनसे बात करने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जिनकी बड़ी सी दाढ़ी होती है वो क्या बोल रहे होते हैं उनके लिप्स को समझना थोड़ा सा इजी नहीं होता है, तो इसलिए इतना कह करके वो मुस्कुराती हैं। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज। वो कहती हैं ऐसा नहीं था कि सिर्फ किसी के लिप्स को देख करके मैं उनकी बात को समझती थी, बल्कि मैं उनके पूरे चेहरे को, पूरे के पूरे फेस को समझने की कोशिश करती थी। क्या होता है, जिनकी बहुत बड़ी सी बियर्ड्स होती हैं वो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को रीड करना इजी नहीं होता है, इस वजह से उनको प्रॉब्लम होती थी जिनकी बहुत बड़ी बड़ी सी बियर्ड्स होती थी ऐसे लोगों से। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। वो एकदम फ्लॉलेसली मतलब बिना रुके बात कर पाती थी। स्कॉटिश लिल्ट, लिल्ट का मतलब होता है एक तरह का ये एक्सेंट होता है, जो इंसान जहाँ को बिलोंग करता है उसकी लैंग्वेज में वो एक्सेंट आपको देखने को मिलता है। अगर इंसान यूपी का है तो उसका एक्सेंट वैसा होगा, अगर वो बिहार से है तो उसका एक्सेंट वैसा होगा। तो वो स्कॉटलैंड को बिलोंग करती थी, इसलिए उनकी जो लैंग्वेज थी उसमें कुछ वहाँ का एक्सेंट सुनने को मिलता था। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11। वो कहती हैं कि मैं इसलिए अच्छे से बोल पाती हूँ, लोगों को इसलिए समझ पाती हूँ क्योंकि जब तक मैं 11 साल की रही हूँ तब तक कि मैं सुन सकती थी। ऐसा नहीं था कि मैं बाय बर्थ डेफ थी। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज्ड टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। यहाँ पर डेबोरा काउली कह रही हैं कि मैंने उनसे बात तो की लेकिन मैं ये नहीं पूछ पाई या उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि उन्होंने फ्रेंच और जापानीज कैसे सीखी इतने अच्छे से बोलना और समझना। जबकि वो डेफ थी फिर भी वो फ्रेंच और जापानीज जैसी लैंग्वेजेस को भी अच्छे से बोल पाती थी। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। और अगर म्यूजिक की बात करें तो वो कहती हैं कि मेरी बॉडी के हर पार्ट में मैं म्यूजिक को फील कर पाती थी। इट टिंगल्स इन द स्किन। टिंगल्स का मतलब होता है एक तरह का सेंसेशन होता है, जो कोई भी चीज हमारी बॉडी को महसूस होती है, दैट इज कॉल्ड टिंगलिंग। तो जब म्यूजिक प्ले होता है तो हमारी बॉडी को वाइब्रेशंस कुछ ऐसा फील होने लगता है, तो दैट फीलिंग इज कॉल्ड टिंगलिंग। तो वो कहती है मैं स्किन में अपनी म्यूजिक को फील कर पाती थी, माई चीक बोन्स में, अपनी चीक बोन्स में,
इवन इन माई हेयर, मैं अपने हेयर्स में भी म्यूजिक को फील कर पाती थी. वेन शी प्लेज द xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertip. मैंने आपको बताया था xylophone क्या होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें 2 स्टिक्स ऐसे होती हैं, उससे उसको प्ले किया जाता है. तो वो कहती हैं कि जब मैं xylophone प्ले करती तो वो जो ये मेरी फिंगर की टिप्स हैं, इन पर मैं उसको फील कर पाती थी. By leaning against the drum, she can feel the resonances flowing into her body. और वो कहती हैं जब मैं ड्रम प्ले करती थी तो उसकी जो वाइब्रेशंस हैं, उसकी जो इको है, आवाज है, एक रिजोनेंस का मतलब होता है साउंड. आपने देखा है ड्रम में तेज आवाज सुनाई देती है, तो मैं उस साउंड को अपनी बॉडी में फील कर पाती थी. कैसे? ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स. वो कहती है जब मैं किसी वुडन प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करती हूँ तो मैं अपने शूज रिमूव कर देती हूँ, जिससे कि जो जमीन से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं उनको मैं अपने पैरों में फील कर पाऊँ और अपने लेग्स में फील कर पाऊँ. यही रीजन है कि मैं बिना पैरों में चप्पल पहने हुए वहां पर वुडन प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करती हूँ. नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस. और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी. जब एवलिन जो है वो अपनी ऑडियंस को सेटिस्फाई कर रही थी, उनको डिलाइटफुल फील करा रही थी अपनी परफॉर्मेंस से. ऑडियंस का मतलब होता है श्रोतागण, जो किसी भी परफॉर्मेंस को जाते हैं और उसको सुन के एंजॉय करते हैं. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. 1991 में इन्हें एक बहुत ही ज़्यादा फेमस, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड अवार्ड से इनको ट्रिब्यूट पे किया गया, जिस अवार्ड का नाम था फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. और ये अवार्ड इनको इसलिए दिया गया क्योंकि अब ये सोलो परफॉर्मेंसेस दे रही थी, उसके लिए इनको ये रिस्पेक्ट में दिया गया. Says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. एक बहुत ही ज़्यादा फेमस, बहुत ही ज़्यादा बड़े परक्यूशनिस्ट थे, उनका नाम था जेम्स ब्लेड्स. उन्होंने यहाँ पर एवलिन के बारे में कहा है God may have taken her hearing. हाँ बिल्कुल, भगवान ने एवलिन की जो सुनने की एबिलिटी है उसको जरूर छीन लिया है, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. लेकिन उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज्यादा विशाल जो टैलेंट है वो एवलिन को दिया है. वट वी हेयर शी फील्स. मतलब नॉर्मली जो चीजें हम सुन के महसूस करते हैं वो चीजें ये फील कर पा रही थी. अब ये सुन नहीं सकती थी, इसलिए इनको भगवान ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट दिया फील करने का चीजों को. फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. मतलब इतने अच्छे से ये फील कर पाती थी जितना कि हम में से कोई नहीं कर सकता था. दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली. और यही कारण है कि ये म्यूजिक को इतना ज्यादा ब्यूटिफुली, इतना ज्यादा खूबसूरती से एक्सप्रेस कर पाती हैं. तो यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमें भगवान से कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए. इफ वो हमसे कुछ छीन लेते हैं या हमारे साथ कुछ गलत कर देते हैं तो उसके बदले वो हमें डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा देते हैं. बस जरूरत होती है तो हमें उस चीज को पहचानने की, उस चीज को देखने की. एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कोहलिक. एवलिन ने वहां पर इंटरव्यू में इस चीज को कन्फेस किया, इस चीज को एक्सेप्ट किया कि वो एक वर्कोहलिक टाइप की पर्सन है. वर्कोहलिक उसको कहते हैं जो कभी खाली बैठना नहीं पसंद करता है, कुछ ना कुछ उसको सीखते रहना, करते रहना पसंद होता है. तो वो भी उनमें से एक थी. I have just got to work, often harder than classical musicians. वो कहती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा, शायद उनसे ज़्यादा, जो क्लासिकल म्यूजिशियंस थे उनसे ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ी. बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस. इनॉर्मस मतलब होता है विशाल. लेकिन उस कठिन परिश्रम का जो रिवॉर्ड मुझे मिला है, जो उसके बदले में मुझे इन रिटर्न गिफ्ट मिला है, वो इनॉर्मस है. मतलब उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. मतलब ये फ्री कॉन्सर्ट्स जो थे वो भी करती थी रेगुलर कॉन्सर्ट्स के अलावा. कहाँ पर? प्रिजन्स में, मतलब जेल में, और हॉस्पिटल्स में ये वहाँ पर जाके कॉन्सर्ट्स करती थी और उससे जो भी इनको पैसा मिलता था उसको ये चैरिटी में देती थी. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस. और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती थी. प्रायोरिटी का मतलब होता है किसी चीज़ को अहमियत देना. तो ये जो यंग म्यूजिशियंस थे जो कुछ सीखना चाहते थे उनको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती थी. एंड रिचन ऑफ द बेथोवन
Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. और वो एक फंड रेज करते हैं, जो डेफ चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए वो कलेक्शन करते हैं, चैरिटी के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं. तो उन्होंने एवलिन के बारे में कहा है शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन. मतलब कि जो वो बच्चे सुन नहीं सकते उनके लिए एवलिन एक इंस्पिरेशन बन चुकी है, एक प्रेरणा बन चुकी हैं. दे सी दैट देयर इज नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो. और अब एवलिन को देख करके वो भी ये मानने लगे हैं कि इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर वो नहीं जा सकते या वो नहीं सीख सकते, कुछ ऐसा नहीं कर सकते. एवलिन ग्लीनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. और अब एवलिन ग्लीनी ने अपनी उम्र से दुगने लोगों से ज्यादा नेम और फेम हासिल कर लिया था. इन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया था. शी हैज ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग. और अब ये परक्यूशन को, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बैक स्टेज प्ले होते थे, उनको ये फ्रंट में लेकर के आई थी, ऑन द स्टेज लेकर के आई थी और ये लोगों को दिखा रही थी, समझा रही थी कि कितने अच्छे से स्मूथली मूव करते हैं और ये कितना अच्छा लगता है देखने में और सुनने में. She has given inspiration to those who are handicapped. Handicapped का मतलब होता है विकलांग या किसी शारीरिक जो प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं उनको कहते हैं. तो ये ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी. People who look to her and say, if she can do it, I can. और जो भी इंसान इनसे मिलता था वो यही कहता था अगर एवलिन कर सकती है हैंडीकैप्ड होने के बाद, डेफ होने के बाद, तो मैं क्यों नहीं कर सकता. तो ये बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बन चुकी थी. एंड नॉट द लीस्ट शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस. ये लोगों के लिए इंस्पिरेशन तो बन ही चुकी थी, प्रेरणा तो बन ही चुकी थी, लेकिन इन्होंने अपने म्यूजिक से बहुत सारे लोगों को खुशी दी थी. इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, विशाल, तो बहुत ज्यादा सुख का अनुभव कराया था. मिलियंस ऑफ हार्ट को इन्होंने खुशी और सुख का अनुभव कराया था. तो यहाँ पर हम अपने लेसन को कंप्लीट कर चुके हैं और आपने देखा कि डेफ होने के बावजूद भी ये एकदम अपने फर्म डिटर्मिनेशन के साथ अड़ी रही. जो भी इनका इंटरेस्ट था म्यूजिक में उसको इन्होंने किसी भी रीजन से नहीं छोड़ा और एक दिन ये जो कुछ भी चाहती थी वो सब कुछ इन्होंने हासिल कर लिया. और आज हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं. इन्होंने जो भी स्ट्रगल किया वो एक दिन बिल्कुल रंग लाया. तो हमें यही सीख मिलती है कि कुछ भी हो जाए, लोग कुछ भी बोले, हमें कभी हार नहीं माननी. अगर हमने कुछ सोच लिया है तो हमें उसे जरूर हासिल करना है. एंड वन डे डेफिनेटली इट विल हैपन इफ यू विल वर्क हार्ड. कहते हैं अगर आप कर्म कर रहे हैं, अगर आप सच्चे मन से कर्म कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उस कर्म का फल जरूर मिलता है. यू हैव टू बी वर्कोहॉलिक. यही हमें इनसे इंस्पिरेशन मिलती है. इस लेसन को सीखने के बाद, पढ़ने के बाद हमें डेफिनेटली एवलिन से ये चीज सीखनी चाहिए. I hope you got the explanation of the chapter very nicely, and now I'll continue with the question answers. Definitely I'll come with the one video on question answers of this chapter. So if you got the explanation, if it was helpful, please do like, share and subscribe to my channel. See you in the next video. Bye bye.